स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली 2022 का जो इंडेक्स है वो रिलीज किया गया था और आप सोच के देखिए भारत का जो रैंक है वो 180 है। कितने में से? टोटल 180 कंट्रीज में से सबसे नीचे भारत का रैंक है 180th नंबर पर। तो इसको लेकर भारत ने इसको साइंटिफिक अनसाइंटिफिक बोला है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये है क्या एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से भारत का जो रैंक है वो इतना नीचे चला गया है? इन सबको डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसको ज्वाइन करना चाहते थे तो स्टडी IQ के द्वारा एक बैच लाया जा रहा है 20th जून से। तो अगले एक हफ्ते के बाद ये पूरा जो बैच है स्टार्ट होने वाला है। और सबसे खास बात ये है कि जितने भी क्लासेस होंगे वो लाइव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको कराई जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप आप ले सकते हो, कोई भी डाउट है तो बहुत ही कम दाम पर इनॉग्रल ऑफर है, लिमिटेड सीट्स है। 18,500 में आप कोड इस्तेमाल करेगा अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जैसा मैंने बताया कि भारत का जो रैंक आया है लेटेस्ट इंडेक्स में वो 180 कंट्रीज़ में से सबसे नीचे है। और यहाँ पर अभी रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिबटल दिया है और ये कहा है कि जो भी इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं इस इंडेक्स के अंदर दे आर बेस्ड ऑन अनफाउंडेड अजम्पशंस। मतलब कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भारत सरकार क्या कह रही है इसको लेकर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रैंकिंग दी गई है इसमें सबसे पहला रैंक मिला है डेनमार्क को। टोटल 100 में से यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं तो डेनमार्क को 77.9 आया है। सेकेंड नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, फिर थर्ड नंबर पर फिनलैंड है। और ये सबसे नीचे वाले जो लास्ट के बॉटम 10 के जो रैंक्स हैं वो आप देख सकते हो। भारत है 180, भारत से भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का है 176 एंड 177। और भारत को जो नंबर दिया गया है आप देखिए जस्ट 18.9, बहुत कम है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता क्या है? देखो ये इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है ऑफ कंट्रीज, ताकि उस देश का जो एनवायरमेंटल हेल्थ है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो उसकी व्यवस्था है उसका कितना स्वास्थ्य कैसा है, एनवायरनमेंट का खराब है, बेकार हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, उन सब का एक प्रकार से इंडेक्स निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा ये बाई एनुअल इंडेक्स है, मतलब हर 2 साल में एक बार इसको रिलीज किया जाता है। बाई एनुअल नहीं है, बाई एनुअल का मतलब हुआ हर 6 महीने में, ये बाई एनुअल है। और पहली बार इसको 2002 में स्टार्ट किया गया था और उस समय इसका नाम था एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और फिर आगे चलकर ये कर दिया गया। और इस बार का जो इंडेक्स है उसमें 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज किए गए हैं ताकि 180 कंट्रीज को रैंक किया जा सके। और इस रिपोर्ट को अगर आप देखोगे तो उनका ये कहना है कि जो भी डेटा यूज किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर वो सबसे रीसेंट डेटा हमने लिया है। मतलब कि ये जो इंडेक्स प्रिपेयर किया गया उन्होंने रीसेंट डेटा लिया और यहाँ पर जो कंट्रीज हैं क्या वो इंटरनेशनली जो उन्होंने टारगेट सेट किया था क्या उसको अचीव कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ये जो 40 इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया इसको कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डाला गया है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटैलिटी, ये सारे अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज में डाला गया है। और यहाँ पर 2022 के इंडेक्स के अंदर कुछ नए पैरामीटर्स को भी शामिल किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कई सारे देशों ने 2050 को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य बनाया है। यहाँ पर न्यू एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है, सस्टेनेबल पेस्टिसाइड क्या वो देश यूज कर रहा है कि नहीं, इस तरह के कुछ चीजों को इस बार जो है इंक्लूड किया गया है। तो इस बार का रैंक मैंने आपको बता दिया, भारत का 180th आया है, सबसे नीचे आया है। लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज है उसमें भारत का स्कोर क्या है वो सब में ऑब्वियस बात है कि भारत काफी नीचे होगा। जैसे कि इकोसिस्टम वाइटैलिटी में भारत का रैंक 178, इसमें बायोडाइवर्सिटी आप देखो तो 179, स्पीसीज प्रोटेक्शन में 175 रैंक मिला है। इस तरह से अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ के अंदर हमारा अगेन 178 पोजीशन है, एयर क्वालिटी, PM 2.5, मतलब हर एक इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही नीचे भारत का रैंक देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन यह है कि
भारत ऑब्जेक्शन क्या कह रहा है। देखो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि जो भी इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं इस इंडेक्स के अंदर उसको एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाया गया है और यहाँ पर अनसाइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया गया है। भारत सरकार का कहना है कि इसमें दो मेजर कंसर्न है। सबसे पहला ये कि बेस लाइन डेटा को यहाँ पर यूज नहीं किया गया। आप समझना, बेस लाइन डेटा का मतलब ये होता है कि मान लो आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरे विश्व में कब से यहाँ पर जागरूकता बढ़ी, जागरूकता बढ़ने के बाद कब से एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया गया। तो ये सारे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मिटिगेशन जो वर्क किए जाते हैं उसके पहले के डेटा को इस इंडेक्स के अंदर शामिल नहीं किया, भारत ने ये बोला है। आ रहा है समझ में? बेस लाइन डेटा मतलब जो पहले का डेटा होता है वो इस इंडेक्स के अंदर शामिल नहीं किया गया। अगर इसको यूज़ किया जाता तो कहीं ना कहीं भारत का रैंक अच्छा आता। इसके अलावा यहाँ पर जो वेटेज होता है ना, ये जो आपने देखा बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज प्रोटेक्शन, ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वेटेज है। किसी का ज़्यादा वेट होगा, किसी का कम वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत सरकार का कहना था कि कुछ वेटेज का जो है अलग अलग चेंज कर दिया गया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली यही कहना है कि हमें अगर कंपेयर करना है तो एप्पल को एप्पल से करना होगा, लेकिन इस इंडेक्स के अंदर इस एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर किया गया है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि वेटेज को ही शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत का रैंक बहुत नीचे चला गया है। फॉर एग्जांपल ब्लैक कार्बन ग्रोथ अगर आप देखोगे तो भारत ने टॉप परफॉर्मेंस दिया है। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, ये ब्लैक कार्बन ग्रोथ रेट में भारत का रैंक 1 है। जी हाँ, नंबर 1 रैंक भारत को मिला है। लेकिन हुआ क्या है कि ये इसमें भारत ने जो अच्छा परफॉर्म किया है जिस चीज़ में, उसका वेटेज डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत के रैंक में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आई है। जैसे कि पहले इसका वेटेज होता था 0.018 2020 में, लेकिन 2022 में इसका वेटेज घटाकर 0.0038, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो तो आपके ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें कोई बड़ा इंपैक्ट ये नहीं डालेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी कहा है कि यहां पर जो कैलकुलेशन किया गया है ग्रीन हाउस गैस प्रोजेक्शन को लेकर 2050, इसमें भी गलत चीज किया गया है, क्योंकि भारत ने यहां पर जो नेट जीरो टारगेट रखा है वो 2070 रखा है। 2070 में भारत क्या करेगा, जितना एमिशन करेगा उतना ही एमिशंस को मिटिगेट हटा देगा वहां से एनवायरमेंट, मतलब हम नेट जीरो पर आ जाएंगे। हम एनवायरमेंट में कोई भी कार्बन रिलीज नहीं कर रहे हैं, ऐसी हमारी कोशिश होगी। तो यहां पर क्या है कि ज्यादातर डेवलप्ड देशों ने तो क्या किया, अपना टारगेट 2050 रख लिया है। और क्योंकि भारत तो पीछे है ना, भारत को तो अपना पॉवर्टी को हटाना है और डेवलप करना है अपनी इकोनॉमी को, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है हमने 2070 रखा है इसका टारगेट। इसकी वजह से भारत सरकार का कहना है कि ये गलत पैमाने के तौर पर भारत का जो रैंक है वो जान एक तरह से नीचे हो गया है। 2070 अगर हमने टारगेट रखा है तो उस हिसाब से देखना चाहिए इस चीज को। इसके अलावा और भी कई सारे ऑब्जेक्शंस रखे गए हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो प्रोजेक्शन है, कहने का मतलब यह हुआ कि आगे आने वाले वर्षों में कौन सा देश कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा, निकालेगा बाहर, राइट। तो वहां पर प्रोजेक्शन जो है वो किस बेसिस पर आप लोगे, आप पिछले पास्ट के बेसिस पर लोगे कि वो देश ने पास्ट में कितना ग्रीन हाउस गैस रिलीज किया है। तो यहां पर भारत सरकार का ये कहना है कि इसके अंदर सिर्फ लास्ट के 10 ईयर्स का डेटा लिया गया है, रादर देन टेकिंग लॉन्गर पीरियड। अगर हम 50 साल 100 साल का अगर हम डेटा लेते, क्योंकि आप देखिए भारत, अगर आप पहले जाओगे तो हम कुछ भी रिलीज नहीं करते थे ग्रीन हाउस गैस। ये तो पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 20-30 वर्ष आप कह सकते हो, जब हमारे देश में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म आया, तब हमने स्टार्ट किया। तो हमें पहले के डेटा देखने चाहिए ना कि हमने तो कुछ भी रिलीज नहीं किया है एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहां पर इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से भारत का रैंक नीचे आ गया है। एडिशनल कार्बन सिंक हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, इसके ऊपर यहां पर रैंकिंग में फोकस नहीं हुआ है। और स्पेशली यहाँ पर जो मुद्दा आ जाता है वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। अगेन यहाँ पर यही बोला गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो हिस्टोरिकल, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उनका हाई रहा था, वो लोग पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने रिलीज़ कर दिया, डेवलप हो गए हैं, तो अब तो वो ऑब्वियस सी बात है आगे चलकर कम ही करेंगे। लेकिन भारत का अगर आप देखो तो हमारा बहुत लो एमिशन रहा है, अगर आप लॉन्गर पीरियड में देखोगे तो। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और चीज़ को लेकर सवाल उठाया, वो है पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगर आप देखिए, अगर हम टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में देखेंगे तो भारत का रैंक पूरे विश्व में 3rd या 4th नंबर पर आता है, लेकिन पर कैपिटल, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, तो इसकी वजह से हम बहुत नीचे हो जाते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है उसमें हम बहुत कम करते हैं। डेवलप्ड देशों में आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इसका वेटेज ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसका वेटेज कम कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, इसके बारे में बात नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा प्रोटेक्टेड एरिया,
जो नेशनल फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ये कह रहा है कि कितना बड़ा एरिया है उसके ऊपर इस इंडेक्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, रैदर दैन जो क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन होता है। मान लो अगर हमारा छोटा सा एरिया है, हमने उसको प्रोटेक्टेड बना दिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल वगैरह हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कार्बन सिंक ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा एरिया उसने आपने प्रोटेक्टेड बना दिया, उसको कह दिया ये फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग अलग जगह ट्रीज़ हैं, तो उसका क्या फ़ायदा उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें रादर दैन ट्रेकिंग कितना बड़ा एरिया है, हमें क्वालिटी पर भी तो ध्यान देना चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम की उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बायोडाइवर्सिटी, सॉयल हेल्थ, फूड लॉस, वेस्ट। ये सारी चीज़ों को इस इंडेक्स में कैलकुलेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से अगेन भारत का रैंक बहुत नीचे हो गया। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से कि ये इंडेक्स हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन में यही कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना है कि डिस्पाइट भले यहाँ पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बात ठीक है कि ये इंडेक्स सही तरीके से चीज़ों को नहीं दिखाता है, लेकिन स्टिल हाँ सरकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि भारत कभी भी टॉप 150 कंट्रीज़ में भी नहीं रहा। 2020 के इंडेक्स में हम 168 नंबर पर थे, तो हमें इसके ऊपर वर्क करना होगा। भारत के जो लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं अभी भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज़ में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC IAS की तैयारी कर रहे हैं, यूज़ दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और बहुत ही कम दाम पर इनॉग्रल ऑफर 18,500 में आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।